बच्चों, हम लोग अब वेक्टर शुरू करने वाले हैं। मेज़रमेंट में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और फिज़िक्स का जो बेसिक था कि कैसे यूनिट्स लिखना, डायमेंशन लिखना, मेज़रमेंट है ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से करना, ये सब देखा हमने। अब हम लोग काइनेमेटिक्स की तरफ जाएंगे, तो उसकी तैयारी में हम लोग वेक्टर्स पहले कर लेते हैं। जैसे कि हम डायरेक्शन का, फिर डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, ये सब का निकालना, ये सब हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वेक्टर्स जानना ज़रूरी है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं वेक्टर्स की। फंडामेंटल्स क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी जैसे आप जानते हो कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब मेजरेबल क्वांटिटीज़ में वो क्वांटिटीज़ हम कहेंगे जो जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। दैट मीन्स द क्वांटिटीज़ विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड to specify them completely, they are called scalar quantities, whereas the quantities which need both magnitude as well as direction to specify them completely, they are called vector quantities. तो वेक्टर्स में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो आप बताओगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ। वेलोसिटी है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या उसकी मैग्नीट्यूड है, क्या उसकी स्पीड है ना। ऐसे एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सब जो वेक्टर्स हैं जिनको हम कहेंगे कि डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी होता है, वो क्वांटिटीज़ हैं। और कौन सी क्वांटिटी है? टॉर्क हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है एरिया। तो एरिया जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एरिया जो है, यहाँ पर मैं एरिया को और इंक्लूड कर दूं, क्योंकि देखो कि स्केलर्स में मास, लेंथ, टाइम आता है, वॉल्यूम आता है, डेंसिटी आता है। तो हम लोगों को लगता है कि एरिया भी जो होना चाहिए वो स्केलर होना चाहिए, लेकिन हम जब आगे जाते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, तो फील्ड डॉट है ना, फील्ड डॉट एरिया वेक्टर करते हैं तो उसमें फ्लक्स आता है, ये फ्लक्स। तो यहाँ पर एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग होता है, जैसे मास में, लेंथ में, टाइम में, ऐसा तो कोई कंफ्यूजन नहीं, डिस्टेंस में, स्पीड, वर्क, एनर्जी, वॉल्यूम, डेंसिटी में। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में एक कंफ्यूजन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है और वहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो लगता है कि ये वेक्टर होना चाहिए, लेकिन है ये स्केलर। क्यों है? क्योंकि इसको आप जब ऐड करते हो तो एल्जेब्रिकली ऐड करते हो। उसके लिए कोई भी मेथड वेक्टर की, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ या कोई दूसरे लॉ यूज़ नहीं करते, सिंपली आप ऐड करते हो, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो स्केलर्स और वेक्टर्स आपने समझा। अब देखो कि जैसे कोई पॉइंट है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि उसका पोजीशन क्या है, तो वो एक वेक्टर से दिखा रहे हैं, हम इसको पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या क्या चीज़ देता है? ये डिस्टेंस देता है और उसकी डायरेक्शन देता है। जैसे एक्स वाई प्लेन में आपने अगर कोई पॉइंट को ले लिया कि यहाँ से ये 5 मीटर पर है, 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री आप बनाओ और 5 मीटर चलो, पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है आप स्पेस में कोई पॉइंट फिक्स कर लिए, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये जो वेक्टर आया पोजीशन वेक्टर, इसका यहाँ पर ये टेल आया, ये इसका हेड आया। ठीक है। तो OP इज अ पोजीशन वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P इन स्पेस। ठीक। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। जैसे यहाँ पर P से Q अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करता है तो उसका हम कहते हैं कि उसका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। भले ही वो ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँचा हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इट टेल्स वेयर एंड हाउ मच द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और देखो, ये दो वेक्टर और हम बता दें, एक होता है पोलर वेक्टर और एक होता है एक्सियल वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स जो होते हैं कि जिनके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वहाँ पर हो, तो ऐसे वेक्टर्स पोलर वेक्टर होते हैं। जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सब। लेकिन एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर वेलोसिटी है,
तो ये जो है एक डायरेक्शन को दिखाते हैं। जैसे ये जो है ना, ये आपका ये जो रोटेट कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जहाँ ये रोटेट कर रहा है ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे और ये मुट्ठी क्लोज करोगे तो थंब आएगा ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये उसकी डायरेक्शन दिखाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे रोटेट कर रहा हो तो ये ऊपर की तरफ आया। कैसे करते हैं, मुट्ठी को अपनी बंद करते हैं ना, राइट हैंड के आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब जो होगा वो आपको ये एक्सियल वेक्टर्स देता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आएगा वो, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर आएगा और क्लॉकवाइज होगा तो ये नीचे हो जाएगा। तो दीज वेक्टर शो रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। एग्जांपल्स देख लें, एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा। तो एक्सियल वेक्टर्स वो जो केवल डायरेक्शन को बताते हैं, कोई इनिशियल पॉइंट नहीं होता, लेकिन पोलर वेक्टर में उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। पोजीशन वेक्टर पोजीशन दिखाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, हाँ वो मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। कुछ और बेसिक, जैसे कुछ डेफिनीशंस हैं, ये डेफिनीशंस जो आप देख रहे हो इनके आप ध्यान से देखोगे तो जैसे इक्वल वेक्टर्स हैं, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये जो दो वेक्टर होंगे वो इक्वल कहे जाएंगे। कब, जबकि उनकी डायरेक्शन एक सी हो और वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ठीक है। दूसरा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर कौन सा होगा, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव हो सकता है। कब, जब वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हों। जैसे ए इस तरफ है तो बी की डायरेक्शन अपोजिट करके हमने दे दिया, ए की इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो बी इज नेगेटिव ऑफ ए, ठीक। और वो कितना मैग्नीट्यूड का है उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोल देते हैं, कि मॉड ऑफ ए, तो उसको सिंपल ए लिखते हैं, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाते हैं, उसके मॉड को दिखाने के लिए ऐसा हम दो वर्टिकल लाइन के बीच में उसको रखते हैं। जब हम बिना उसको एरो को दिखाएं इसका मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो क्या यूज़ है उसका, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 आया, उसका यूज़ है कि वो डायरेक्शन को दिखाने में काम लाता है, ठीक है। जैसे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, उसकी डायरेक्शन बचेगी। तो ए, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो इट शोज द डायरेक्शन। आप आगे जा कर के पढ़ेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर्स लिए जाते हैं वो आई कैप, जे कैप और के कैप लिए जाते हैं। तो ये कैप जो है, ए यूनिट वेक्टर को ए कैप लिखते हैं हम, ठीक है। बी यूनिट वेक्टर होगा तो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा। तो ये उनके यूनिट वेक्टर्स हैं। अब देखो फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, ठीक है। जैसे पोजीशन वेक्टर जो है उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है तो आप फिक्स्ड वेक्टर कह दिए। फ्री वेक्टर कौन सा होगा, जो हम कहेंगे कि इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर जो है आगे जा रहा है तो उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये फ्री वेक्टर कहलाएगा। कोलिनियर, आप बताओ, कोलिनियर से ही ये क्लियर है कि एक ही लाइन के अलोंग अगर वो एक्ट कर रहे हों या पैरेलल लाइन के अलोंग भी हों तो भी कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। दे आइदर दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइन, है ना। दे मे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। और अगर एक ही डायरेक्शन उनकी है तो उनको हम लाइक वेक्टर्स कहते हैं। और ये एक ही लाइन में हो, पैरेलल लाइन में हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐसे वेक्टर भी कोलिनियर हैं लेकिन वो अनलाइक वेक्टर्स होंगे। उन्हीं को आप पैरेलल और नॉन पैरेलल वेक्टर कह सकते हो, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर कह सकते हो, ठीक है। लेकिन है वो सब कोलिनियर। कोप्लेनर का क्या क्या मतलब होगा, जैसे आप दीवार में अपने अगर बहुत सारे वेक्टर्स बनाते हो तो वो सब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। एक ही प्लेन में अगर वेक्टर हैं तो कोई भी दो वेक्टर अगर आप लेते हो तो वो दो वेक्टर को कंटेन करता हुआ एक प्लेन बना सकते हो आप, तो वो कोप्लेनर वेक्टर होगा। कोई इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे, जिनके इनिशियल पॉइंट एक ही हो वो कोई इनिशियल वेक्टर होगा। जैसे ए और बी का इनिशियल पॉइंट एक दिख रहा है ना, हाँ। ऐसे को टर्मिनस वेक्टर होंगे जो इनिशियल पॉइंट तो अलग अलग हों लेकिन उनके टर्मिनल पॉइंट एक ही हों। इसका मतलब हो गया कि उनका जो एंड पॉइंट होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो कॉमन टर्मिनस हो गया। जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, अभी आपने यूनिट वेक्टर देखा था जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता था। नल वेक्टर का या जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो फिर वेक्टर क्यों, उसको वेक्टर क्यों बोलते हैं,
क्योंकि दो वेक्टर का सम एक वेक्टर होता है। अब एक वेक्टर को अगर उसके नेगेटिव वेक्टर से आप ऐड करो तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा लेकिन वो 0 आएगा। या एक वेक्टर को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया, तो वेक्टर तो डायरेक्शन वही रही लेकिन मैग्नीट्यूड डबल हो गया। ऐसे अगर 0 से कर दो आप मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर को, तो आप कहोगे वेक्टर तो रहेगा लेकिन वो 0 मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, इसलिए वो 0 वेक्टर हमको ध्यान में रखना है, नल वेक्टर कहते हैं उसको। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट के लिए बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, जबकि उसके पास डायरेक्शन भी है ना, लेकिन वो स्केलर है। क्यों है? क्योंकि वो जो ऐड की जाती है वो एल्जेब्रिकली ऐड की जाती है। किसी पॉइंट पर अगर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर मिले, है ना, तो दोनों मिल करके 5 एम्पियर गए, तो उसमें कोई ट्रायंगल का रूल नहीं लगता, वेक्टर एडिशन नहीं लगता, इसलिए वो स्केलर है। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे, वेलोसिटी को करोगे, उसके लिए आपको स्पेसिफिक यहाँ पर लॉज लगाने होंगे। तो बेसिक जो है वेक्टर के एडिशन का वो है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। वो क्या है? अगर आपको 2 वेक्टर्स ऐड करने हो, जैसे a और b हैं, तो हम कहते हैं कि आप इन वेक्टर्स को क्या करो, सबसे पहले इनको ट्रायंगल के 2 साइड में आप इनको रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करना है? जब एक वेक्टर आपने जैसे a ले लिया तो ट्रायंगल की a साइड हमने बना लिया, एक साइड बन गई, इसका ये क्या है, ये टेल है और ये वाला हेड है। तो दूसरा जब लगा बनाओ b को, ऐसा आपको रखना है जहां पर इसका हेड है उसका टेल आ जाए, तो ये एक ही ऑर्डर कहलाता है। यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ऑर्डर वही है, पीछे मुड़ के नहीं आए आप, ठीक है। तो हम कहते हैं व्हेन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, ये ऑर्डर कहलाता है, समझ गए। तो यहाँ पर when these 2 vectors are represented by the 2 sides of a triangle, then the closing side which is taken in the opposite order, it represents the resultant। resultant का मतलब होता है कि इन 2 वेक्टर का जो भी इफेक्ट है वो एक से रिप्लेस किया जा सके, तो उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट का मतलब है कि 2 की जगह में एक ही लिख लेना। अगर आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, हम कहेंगे इसको छोड़ो, आप यहाँ से यहाँ चले गए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट आपका ये है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ में कोई भी 2 वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो क्लोजिंग साइड में आता है, विच इज टेकन इन दी अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये लिए तो तीसरा यहाँ पर अगर ले आते आप तो वो सेम ऑर्डर हो जाता, तो यहाँ तीसरे को अपोजिट ऑर्डर में रखना है, डायरेक्शन अपोजिट रखना है, ठीक है। इसी से पॉलीगन लॉ बनता है। ये जो ट्रायंगल लॉ आपने सीखा, इसी से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर बनता है ना। पॉलीगन लॉ का मतलब ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड करने हो, जैसे हमने a b c d आपको दिखाए, ये वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करो, इनको शिफ्ट करके ऐसा बनाओ कि ये पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट करने लगें, ठीक है। इक्वल वेक्टर, जितना बड़ा a है वही लेना, b उतना ही लेना, c d ऐसे बना लिए, सो दैट दे रिप्रेजेंट the sides of the polygon, ठीक है, which are taken in the same order। ऑर्डर को ध्यान में रखना भाई। तो जो क्लोजिंग साइड होगी वो इन सब का रिजल्टेंट होगी, ठीक है, यानी इन 4 की जगह में एक ही आप यूज कर सकते हो, वो उनका रिजल्टेंट है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो कैसे? ये ट्रायंगल लॉ से। आप बताओ a और b का रिजल्टेंट क्या आएगा, a प्लस बी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ a प्लस बी और c का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से ये आएगा, कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये प्लस ये इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्शन को ध्यान में रखो। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी लिया और d लिया, तो ट्रायंगल रूल से ये आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। तो ट्रायंगल रूल लगाते जाओ और रिजल्टेंट फाइनली आ जाएगा, तो आपका ये आ गया, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स ये है कि जो आपका पॉलीगन, आप कहते हो कि इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, ठीक है। अब एप्लीकेशन में आ जाओ। कम्यूटेटिव लॉ को हम देखते हैं कि यहाँ पर वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं। देखें कैसे, यहाँ पर देखो, ये जो है a है वेक्टर और ये b है। अगर मैं एक पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर पैरेललोग्राम बना दूँ कि a वेक्टर के यहाँ पर पैरेलल, दूसरा बिल्कुल उसी के बराबर, है ना, ऐसे b के बराबर ये इक्वल वेक्टर मैंने यहाँ पर, तो ये पैरेलल साइड्स हो गई, ये इक्वल हैं, पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक। अब इसका ये आया डायगोनल। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ तो बताओ ये डायगोनल कितना आया,
ये डायरेक्शन भी बता देता हूँ मैं। ये ट्राइंगल रूल से ये क्या आया, a प्लस बी आया। और अगर मैं इस ट्राइंगल से जाता तो क्या आता, r इज इक्वल टू बी प्लस ए। है तो r ही, यहाँ से यहाँ ही डायगोनल ही है, लेकिन एक बार a प्लस बी है और एक बार b प्लस ए है। इसलिए आप कहोगे कि ये जो वेक्टर एडिशन है, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि एसोसिएशन चेंज कर दोगे आप। अगर a प्लस बी और फिर प्लस सी करते हो, अगर हमने a और b का एसोसिएशन यहाँ रखा, जबकि दूसरे में अगर हम कहते हैं b और c का एसोसिएशन पहले रखें तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये एसोसिएशन चेंज करने पर कोई चेंज नहीं आता, ऐसा आपको दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेंगे हमको, a, b और c। ठीक है। a, b और c आप ले लिए, तो सबसे पहले ये देखो a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा। तो a प्लस बी ये बना होगा आपका, ये देख रहे हो, ये जो पी आर है यहाँ पर, ये पी आर बना है हमारा a प्लस बी, दिख रहा है, ये पी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमको लिखना है पी एस, तो हम कहेंगे पी आर प्लस आर एस, पी आर प्लस आर एस। पी आर क्या था, पी आर प्लस आर एस, पी आर क्या था, ए प्लस बी था, और आर एस क्या है, सी है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, पी एस इज इक्वल टू हो गया। पहला इक्वेशन आप दे दें। दूसरा तरीका पी से एस में जाने का था, पहले आप पी से क्यू में जानते, फिर सीधे क्यू से एस में चले जाते, ट्राइंगल रूल लगा करके। ठीक है। तो लेकिन क्यू से एस में ध्यान से देखोगे तो ये बी प्लस सी है, क्यू एस क्या है, बी प्लस सी है। तो आप कहोगे ये बनेगा हमारा पी एस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस बनेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बना। तो दोनों ही पी एस की वैल्यू देते हैं, लेकिन ये ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए ये हम कहेंगे वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। बहुत सिंपल है। तो अभी हम लोग बेसिक जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, और देखो जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो आसान होंगी, सीधी सी बात है। अगर हमको वेक्टर काम में आने वाला है तो उसको आसान होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कोई मतलब का नहीं है। आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपकी स्टडीज़ आपको और आसानी की तरफ ले जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लें आप। ठीक है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताने वाले हैं कि अगर m से n में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव किया है तो यहाँ m से n जो है mn, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आप ट्राइंगल रूल से क्या लिखोगे, यहाँ से देख के हमको बताओ। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, आप लिखोगे ओ एम प्लस एम एन। देखो ओ एम प्लस एम एन इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है। क्या मैंने बिल्कुल यही चीज़ नहीं लिखी है, देखो मैंने यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैंने ओ एम प्लस ओ एन ओ एम प्लस एम एन इज इक्वल टू ओ एन लिखा है, यहाँ ट्रांसफर कर दिया कि एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एन माइनस ओ एम आ जाएगा। ठीक है। इसको अगर आप वहाँ ले जाओगे तो एम एन, देखो एम एन प्लस ओ एम। ठीक है। एम एन प्लस ओ एम, यहाँ पर ये जो ओ एम है, ओ एम प्लस एम एन जो आ गया वो इज इक्वल टू ओ एन बनता है। तो यहाँ से आप कहोगे कि मैं ट्राइंगल रूल से एम एन को लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्लस ये इज इक्वल टू ये था, तो एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस ये आ जाएगा, है ना। फिर से बताऊँ, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये था, तो आप कहोगे ये इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो ये माइनस ये कर देंगे, तो ओ एन माइनस ओ एम यहाँ से आ गया। ठीक। ट्राइंगल रूल से हमने निकाला हुआ है, तो इसको याद रखना है आपको, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है कि एम एन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, इसका मतलब फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का। देखो फाइनल पॉइंट एम एन में क्या आया, बाद में एन आया, इनिशियल क्या आया था, एम, तो एन का पोजीशन वेक्टर माइनस एम का पोजीशन वेक्टर। ये ध्यान देना, अगर एम एन हमको लिखना है तो एन का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का। अच्छा बताओ ए बी वेक्टर में क्या लिखोगे, तो आप कहोगे ए बी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो पहले बी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे। ठीक है। बताओ एक्स वाई को क्या लिखते, एक्स वाई को लिखते आप ओ वाई माइनस ओ एक्स लिखते। टी जेड को क्या लिखते बताओ, टी जेड को लिखते ओ जेड माइनस ओ टी, जो बाद में आता है उसको पहले लिखना है। ठीक है। और जो पहले आया उसको माइनस कर देना है, बाद में लिख देना है। इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है अगर आप ध्यान रखोगे। तो जैसे हम यहाँ पर ये देखो ए बी 2 पॉइंट दिए हैं और ये वेक्टर दिखाया है ए बी वेक्टर। ठीक है। इनके पोजीशन वेक्टर भी दिखाए हैं। ए का पोजीशन वेक्टर क्या दिखाया है, ए स्मॉल ए वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या दिखाया, बी, है ना, स्मॉल बी वेक्टर। यानी हम यहाँ पर ओ ए को ए वेक्टर लिख रहे हैं, स्मॉल ए वेक्टर, और ओ बी को
स्मॉल बी वेक्टर। हमको यहाँ पर ओ सी को अगर स्मॉल सी वेक्टर लिख रहे हैं और सी हमारा मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट का हमको पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वेक्टर चाहिए इसका, ये ए बी के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो जरा देखो कैसे। आप कहोगे कि सी को आपने मिड पॉइंट कहा, इसका मतलब है ये इसी लाइन में है, इसका मतलब हुआ कि ए सी वेक्टर और सी बी वेक्टर इक्वल हो गए। क्यों? मैग्नीट्यूड बराबर हैं और डायरेक्शन भी एक सी हो गई, तो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर मिड पॉइंट होने के कारण ये ऐसा हुआ। तो अब ए सी वेक्टर को आप सीख के आए, किसका? पहले फाइनल पॉइंट का माइनस इनिशियल पॉइंट का। तो सी माइनस ए लिखोगे कि नहीं इसको? आप कहोगे ए सी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा ओ सी माइनस ओ ए, और सी बी को क्या लिखूंगा? बाद में क्या आया अब बी, तो ओ बी माइनस ओ सी। ठीक है, और आप जानते हो ओ सी यानी सी का पोजीशन वेक्टर, ओ से है मतलब पोजीशन वेक्टर है, समझ गए? तो इसको स्मॉल सी, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी, ये लिख दिया। तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू आपको दिखने लगा होगा, a प्लस बी दिखा, तो c इज इक्वल टू आता है a प्लस बी बाई 2। यानी 2 पॉइंट अगर आपको दिए हुए हों, इनको मिड पॉइंट का, उनके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उनका दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखोगे? ठीक, तो मिड पॉइंट यानी दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, ये ध्यान रखना। अब आपको हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम बताते हैं, जिसमें आपने क्लास 10th में सीखा होगा कि अगर ट्रायंगल है, उसके 2 साइड अगर आप ले लो, उनके मिड पॉइंट्स ले लें, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो साइड है ना, ये जो लाइन है वो बेस के पैरेलल होती है और हाफ होती है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। और वो यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखाने वाले हैं वेक्टर से। ठीक है, हम प्रूफ करेंगे कि डी ई वेक्टर जो है वो बी सी वेक्टर का हाफ है, डी ई वेक्टर बी सी वेक्टर का हाफ है, उसके पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। करें? आप बताओ, हमने ए बी सी ले लिया और उनके पोजीशन वेक्टर ले लिए, क्या ले लिए? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। उनके मिड पॉइंट्स हमने कहा, तो बोलो डी का, डी मिड पॉइंट है, तो क्या अपॉन बाई 2 करेंगे? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, ऐसे ई जो है इसका मिड पॉइंट है, तो क्या करेंगे इसको? ए प्लस सी बाई 2 करेंगे। और जब डी ई निकालना होगा तो ई का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का, तो ई का क्या है? ये है, और डी का ये है, तो क्या करेंगे? ये माइनस ये करेंगे, वही किया है। तो डी ई इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। ए दोनों में कैंसिल हो गए होंगे, क्या बचा होगा? सी माइनस बी बाई 2 बचा होगा। और मेरे भाइयों ध्यान से देखो कि बी सी अगर है तो बी सी जो है वो क्या है? वो सी माइनस बी तो है। अब सी माइनस बी का हाफ यानी बी सी का हाफ। तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ आ जाता है। ठीक, इधर देखो, 4th आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। कोई भी इक्विलेटरल हो, कैसा भी बना लो आप इक्विलेटरल, ठीक है? तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल, यहाँ पर सॉरी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ मैं, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना लें तो उसके अगर मिड पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के आप जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये प्रूफ करना है आपको। तो क्या करें? सबसे पहले हम ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, उनके पोजीशन वेक्टर लिख लिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। फिर उनके मिड पॉइंट्स को आप लिख सकते हो ना, ए प्लस बी बाई 2 इसका बताओ, बी प्लस सी बाई 2 इसका बताओ, सी प्लस डी बाई 2 इसका बताओ, ए प्लस डी बाई 2। ठीक है, सबके मिड पॉइंट्स देख लिया हमने। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो ई एच है और एफ जी है, अगर हम इनको, ये जो ई एच है ना ये वाला और एक एफ जी, इनको हम प्रूफ कर दें कि ये दोनों पैरेलल हैं, इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने की साइड्स जो हैं वो पैरेलल हों, बराबर हों, तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो आओ ई एच निकालें। ई एच निकालेंगे तो एच का पोजीशन वेक्टर माइनस ई का पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, तो बी नहीं, यहाँ ए कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर बी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसे एफ जी का निकालोगे तो जी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, एफ जी है ना, तो जी का पोजीशन वेक्टर माइनस एफ का पोजीशन वेक्टर, देखो जी का माइनस एफ का, तो इससे क्या कैंसिल दिख रहा है आपको? सी बचेगा क्या? बी माइनस डी बाई 2। देख सकते हो दोनों बी माइनस डी बाई 2 है, तो इसलिए दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। जब इक्वल हो गए, पैरेलल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो कोई भी आप देखोगे क्वाड्रिलेटरल में अगर उनके मिड पॉइंट्स को मिलाए जाएं तो वो क्या बना देते हैं? पैरेललोग्राम बना देते हैं। चलो एक और यहाँ पर देखो 5th, यहाँ पर
ये एक रेगुलर हेक्सागन लिया हुआ है। इस रेगुलर हेक्सागन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इसकी ये दो साइड्स हैं ए और बी, ये वेक्टर ये वाली साइड ए है और ये वाला जो वेक्टर है ये वाली साइड वेक्टर है बी। कहता है बाकी सारी जो साइड्स हैं उनको आप इन्हीं के टर्म्स में लिखो। ये है, अब देखो ये रेगुलर हेक्सागन है, तो हेक्सागन की प्रॉपर्टी में आप जानते हो कि ये सारी साइड्स उसकी बराबर हैं, है ना, ये सारी 6 साइड्स बराबर हैं। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो सेंटर में एंगल बनेंगे, चूंकि यहाँ पर 6 साइड्स हैं तो 360 को डिवाइड करोगे सब 60 60 60 60 बनेंगे, ठीक है। और ये 60 बनेंगे। अब चूंकि ये तो इसके ये और ये बराबर होंगे, ये वर्टेक्स से सब बराबर हैं, ये सब बराबर हैं, तो ये जो है ना ये सब बराबर होंगे, तो सब एंगल 60 60 के आएंगे, ये इक्विलेटरल बनेंगे। सब कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए? हाँ, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, है ना। ये सब 60 60, यानी जो ये साइड है ना वो ये भी है, समझ गए, ये सब बराबर हैं, ये सब एक दूसरे के बराबर है। तो जब बराबर हो गए तो हम कहते हैं देखो भाई उसका फायदा उठाओ। जैसे ये वाला साइड को आपने कहा था कि वेक्टर ए है, तो अब हमको बाकी सभी को लिखना है, तो ये वाला को तो आपको मिल गया, एज ए ग्रांटेड मिल गया, ए का जस्ट अपोजिट है ये, तो माइनस ए हो गया। ऐसे ये बी का अपोजिट ये वाला है, तो ये माइनस बी हो गया, तो ए तो माइनस ए, बी तो माइनस बी, ठीक है। अब बाकी बची ये दोनों, तो जरा इसमें ट्रायंगल रूल लगाना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। जैसे ए वेक्टर है, आप कहते हो ये भी उसी के बराबर है ना, सारी हमने देख लिया है बराबर साइड्स हैं, तो ए है तो ये भी उसी डायरेक्शन में आ गई, तो ए वेक्टर लिख सकते हो। बी है तो इसको बी लिख सकते हो। अगर मैं कहूँगी इसका मुझे चाहिए, तो हम कहेंगे फाइनल पॉइंट का बी है पोजीशन वेक्टर इसके विद रिस्पेक्ट में, इनिशियल पॉइंट का ए है इसके विद रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो गया ट्रायंगल रूल से, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर ये बी माइनस ए है, उसी का अपोजिट तो ये है, तो निगेटिव ऑफ बी माइनस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये आ गया, तो उसका अपोजिट ये आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको बना लेना है। दो साइड का दिया हुआ था कि दीज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, तो वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द साइड्स बाय दीज वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। इसमें भी एक रेगुलर हेक्सागन लिया हुआ है, देख रहे हो, ए बी सी डी ई एफ लिया हुआ है। इसमें कहता है प्रूव दैट, हाँ, ए बी प्लस ए सी, देख रहे हो, ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, सब का सम बोलता है 6 टाइम्स ए ओ के बराबर है। ओ पॉइंट मिड पॉइंट है, रेगुलर हेक्सागन, ये सब बराबर हैं, साइड्स ये सब बराबर हैं, ये सब चीज़ें हम देख के चलेंगे। अब हमने कह दिया चलो अच्छा देखते हैं 6 ए ओ आता है कि नहीं। क्या दिया था, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ दिया था। इसी को सॉल्व करना है। आप बताओ ए बी को मैं अगर ओ को इन्वॉल्व करना है, मुझे ओ के टर्म्स में लाना है, तो क्या लिखूंगा ए बी को, बताओ। ए बी को लिखूंगा ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। अच्छा, ए सी को क्या लिखूंगा, ओ को इन्वॉल्व करना है तो ए ओ प्लस ओ सी, है ना। अच्छा, ए डी को क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ डी, और फिर ए ओ प्लस ओ ई, ए ओ प्लस ओ एफ, ये सब लिख दिया मैंने। ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ को, ए ओ को लेते हुए सबको लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई और ओ एफ आया हमारे पास, आया है ना, ये देखो ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई और ओ एफ आया है। तो यहाँ पर ये जो ओ बी आया होगा और ओ ई आया होगा, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं लेकिन अपोजिट हैं, इसलिए ओ बी इज नेगेटिव ऑफ ओ ई। तो जब दोनों को ऐड करोगे, ये ओ बी और ओ ई, तो कैंसिल कर देंगे वो, है ना। ऐसे ओ सी को कौन कैंसिल करेगा, ओ एफ कैंसिल करेगा, जस्ट अपोजिट है। तो ओ सी को जो है यहाँ पर ओ सी को ये ओ एफ कैंसिल कर देगा, ये वाला कैंसिल कर देगा, ठीक है। और बताओ एक चीज़ और, अब इसमें ओ बी ओ ई है ना, और ये ओ सी ओ एफ कैंसिल हो गए, बचे क्या है मालूम है, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, 5 ए ओ तो ये बचे हैं, और एक बचा है ओ डी, ये नहीं कैंसिल हुआ है। ओ बी से ओ ई कैंसिल हुआ है, ओ सी से ओ एफ कैंसिल हुआ है, ओ डी नहीं बच कैंसिल हुआ। ओ डी को ध्यान से देखोगे ना तो ए ओ के अलोंग ही तो है वो, तो ए ओ के बराबर ही होगा, इक्वल वेक्टर्स होंगे ये, तो ए ओ को ओ डी के बराबर लिख सकते हो। तो ओ डी जो आया एक और ए ओ बन गया, तो 5 तो थे ही, 6 ए ओ हो गए, ऐसे प्रूफ हो गया वो। फाइनल लास्ट वन, ठीक। यहाँ पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम लिया हुआ है, और इसमें प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है ए सी, ये ए और ये बी डी है, इन दोनों का सम 2BC के बराबर है। तो ट्रायंगल रूल लगाओ, ए सी को क्या लिख दोगे, ए बी प्लस बी सी,
देखो ए सी को क्या लिख दिया, ए बी प्लस बी सी, और बी डी को क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ठीक है। बी डी को क्या लिया, जरा देखो तो बी डी को क्या लिखा, बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी। अब ध्यान देना कि ए बी वैक्टर है, बी सी वैक्टर है, और बी ए जो है वो निगेटिव ऑफ ए बी है। बी ए को आप क्या लिखोगे, निगेटिव ऑफ ए बी देखोगे ना, और ए डी को आप कहोगे कि ए डी वैक्टर और बी सी वैक्टर पैरेललोग्राम है, इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ए डी को आप क्या लिख दो, बी सी लिख दो। तो यहाँ पर ए बी कैंसिल हो गए और 2BC आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। अभी हमने सिंपल जो आपका कौन सा लॉ था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए, है ना, और डेफिनेशन सिंपल बताइए आपको। आगे जो हम बताएंगे वो पैरेललोग्राम लॉ बताएंगे और उसके एप्लीकेशंस करेंगे। इसको आप समझ करके इसके क्वेश्चन करिएगा। ओके, थैंक यू।